मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट, दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। सो आई एम गोना टेक माय लाइफ नाउ। ऑल्सो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें, बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा। मैन हेल्पलाइन एक ऐसा नाम जो कहते हैं कि आजकल महिलाओं की मदद तो सब करते हैं, लेकिन पुरुषों की मदद करने के लिए आप आगे खड़े रहते हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, भीभत्स घटनाएं हो रही हैं जिनको बस सुना नहीं जा सकता। हाल फिलहाल की करंट ही एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, प्रताड़ित होकर, पत्नी से प्रताड़ित होकर, ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर, कहते हैं कि सिस्टम से प्रताड़ित होकर। और पूरा सिस्टम उस बात पे एकदम सन्न है कि ऐसा हो कैसे गया कि कोई आदमी अपनी जान दे दे, और जान देने के बाद ये कह रहा है कि मेरी अस्थियां, अगर मुझे न्याय ना मिले, जस्टिस ड्यू, मतलब न्याय अभी भी बाकी है। क्या लगता है, कभी कभी तो हृदय कांप जाता है। सबसे पहले आपका परिचय, आपकी संस्था का नाम वैसे तो मैंने बताया, लेकिन आप एक बार बता दीजिए, और फिर क्या घटना है थोड़ा सा बताइए कि हुआ क्या, आखिर ये घटना हुई क्या, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है। मैं कुमार रतन हूं और मैं फाउंडर हूं मैन हेल्पलाइन का। देखिए, अभी इंडिया में एक व्यवस्था है ऐसा, जब तक कि आप कोई दुर्घटना नहीं होती है तब तक कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। कहने का मतलब है कि कोई प्रोएक्टिव अप्रोच वाली जो बात है वो नहीं है। अतुल के मतलब इसको मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सिस्टमेटिक वे में इसका कत्ल किया गया है। चाहे वो लीगल बायस के थ्रू हुआ हो, या इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो कानून के द्वारा, या फिर चाहे इसका कानून का मिसयूज करते हुए इसकी पत्नी ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है इस बंदे की आत्महत्या इसको तो नहीं बोल सकते, इसको हम कत्ल ही कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ प्रोएक्टिव मेजर हुआ होता है जिसमें कि हम पुरुषों को भी हेल्प प्रोवाइड कर सके होते, या उनकी बात भी सुनने का प्रोविजनिंग रखे होते,
तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आपको एक चीज सच्चाई बता देता हूँ कि हर तीसरा व्यक्ति जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में है, तीसरा व्यक्ति सुसाइड के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 1,20,000 के आसपास जो है, सॉरी 2 लाख के आसपास जो है सुसाइड हर साल दर्ज हो रहा है। 2022 का, बहुत बड़ी बात हाँ, कह रहे हैं। 2022 का मैं बता रहा हूँ आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा का था, जिसमें कि अगर हम इसको दूसरे जेंडर मतलब महिलाओं से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके डबल था बिल्कुल पुरुषों का लेकिन सुसाइड। उसमें बहुत सारे कॉज रहे होंगे, किसान भी हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीजें हाँ, पुरुषों का। अब मैं शादीशुदा और जो विवाद के कारण फैमिली डिस्प्यूट में जो थे तकरीबन 40,000 लोग थे। बहुत बड़ी बात है। 40,000 लोगों ने सुसाइड किया, जबकि महिलाओं का आंकड़ा यहाँ भी वो आधे में। अब देखिए अतुल के केस ने, अतुल के मतलब इस हत्या में इसने जो भी जो नोट बना के दिया है वो बहुत ही आँख खोलने वाला है लोगों के लिए। उसने सारी चीजों को बिल्कुल रख दिया सामने खोल करके कि कैसे उसके साथ जुडिशरी में उसके साथ गलत हुआ, कैसे पुलिस ने गलत किया, कैसे उससे जुड़े लोगों ने उसके साथ गलत किया, कितना उसको हरासमेंट किया जा सकता था। 9 केस, 120 डेट्स उसको पड़ रहे हैं 2 साल में। पत्नी फास्ट ट्रैक ऑर्डर लेके आती है बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसके परिवार वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जाकर के आप फास्ट ट्रैक ऑर्डर लेके आ जा रहे हैं और ट्रायल में आप जा नहीं रहे। 40 बार इसको बेंगलुरु से जाना पड़ा, यूपी जौनपुर, और उसके पेरेंट्स को बिहार जाना पड़ा मोर देन 40 टाइम्स। आप समझ सकते हैं बेंगलोर से दिल्ली जाने का अगर नॉर्मली फ्लाइट लेके जाएगा 10,000 रुपये खर्च होंगे आने जाने का, एवरेज बता रहा हूँ। 40 बार गया हुआ था। आप समझिए कि उसको छुट्टियां कितनी मिलती होंगी, उसको अपने केस का एविडेंस भी इकट्ठा करना पड़ता होगा, केस की बाकी चीजें भी निकालनी पड़ती होंगी। आप समझ रहे हैं, ये एक अतुल की स्टोरी नहीं है, ये जितने भी पुरुष केस लड़ रहे हैं उन सब की स्टोरी है। सभी के ऊपर 4-4, 6-6 केस है। किसी को बच्चे का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट बोलती है कि भैया पैसे दे तभी मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। वेयर इज द बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल? देखो इसके ऊपर तो ज्यादातर बेस्ट रहेगा कि आप प्रदीप सर ही बताएं इसके ऊपर लीगल एंगल से। मैं एक एक्टिविस्ट के एंगल से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर कंप्लीट फेल्यूर है जुडिशरी का बायसनेस यहाँ पे साफ दिख रहा है। आप जाइए मेंटेनेंस मैटर में कोर्ट जाइए, आपको लगेगा कि जो हस्बैंड मतलब जो महिला है जिसने केस फाइल किया है मेंटेनेंस का, कोर्ट आपको लगेगा उसका पेरेंट्स बन करके बिल्कुल बात कर रहा है आपसे। मतलब एक तरफा कोर्ट का रवैया होता है, बिल्कुल एक तरफा रवैया होता है। अपराधी मान ही लिया जाता है कि आदतन आप तो अपराधी हो। अपराधी तो है ही है, वो हर चीज में अपराधी है। आप किसी, लेकिन फैमिली कोर्ट का कुछ ज्यादा ही कहानी है। आप डोमेस्टिक वायलेंस केस में चले जाइए, मेंटेनेंस केस में चले जाइए, कस्टडी केस में चले जाइए, आपकी सुनवाई ही नहीं होगी। Literally you will feel that you are discarded, you are second class citizen, you don't have even a human rights for अच्छा, me। ये जो इतनी विवत्स घटना हो गई, इसमें वीडियोस भी रिलीज हो रहा है, पूरे यूट्यूब पर सब जगह वो चीज इस पर डिस्कशन हो रहा है। क्या लगता है कि ये जब ऐसा डाउरी वाला जो एक्ट है जो 498 शायद बोलते हैं आप लोग, उसके अंदर भी अब तो खैर बीएनएस आ गया तो चेंज हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, प्रॉब्लम थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इस तरह से आप पूरे परिवार को उठाकर पूरे परिवार को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। तो ऑलरेडी बातें तो हो रही थी इसके। देखिए मैं बताता हूँ, शुरू से ही जब से ये 498 का एक्ट आया था, अरनेश कुमार में ऑर्डर गाइडलाइन इशू करना पड़ा। क्यों इशू करना पड़ा? 2-2 साल के बच्चों को जाकर के वो बोलते थे कि मुझे प्रताड़ित करता है, 3-3 साल के बच्चों को महिलाएं बोलती थी प्रताड़ित करता है। दूर के रिश्तेदारों को पकड़, है ना, दूर के रिश्तेदार तो छोड़ दिए, वो तो छोड़ दीजिए, जब 3 साल के बच्चे को आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये प्रताड़ित करता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। 3 साल के बच्चे को समझ भी है। अभी एक मेरे जानने वाले, उनकी माँ जिनसे चला नहीं जाता, मेडिकली अनफिट है, तो उनको भी कोर्ट ने बुला लिया कि वो प्रताड़ित करती है, जबकि वो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, तो उनको फिर व्हील चेयर वगैरह पे ले जाया गया, तो फिर जज ने उनको छूट दी। हाँ, तो ऐसा भी हो रहा है क्या? हाँ, और इन सब में देखिएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, जस्ट वो क्या कर रही है, लिख रही है और केस फॉरवर्ड कर रही है। दे आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन। क्या लग रहा है कि सेंसिटिव नहीं है सिस्टम पुरुषों के प्रति? सिस्टम भी इनसेंसिटिव है, लॉ मेकर जो हमारे कानून निर्माता हैं वो तो कम्प्लीटली इग्नोरेंट है। आप उनसे मिलेगा तो वो सीधा बोलेंगे मैंने महिलाओं के लिए कर दिया, वो कर दिया। और आप पुरुष की बात करेंगे, हम लोग मिलते रहते हैं, तो वो आपको बोलेंगे चलो भैया भागो यहाँ से। लिटरली दे विल टॉक लाइक यू कि भागो यहाँ से, ऐसे बात करते हैं लोग तो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, आप क्या कहते हो?
देखिए, ये इसको मैं ये कहूँगा कि अ, एक मिथ है ये। मिथ है। आपको जब आप बचपन से बड़े होते हैं ना, तो आपको क्या बोला जाता है, एक चीज सिखाया जाता है, बीइंग ए मैन। आपको बोला जाता है कि बेटा स्ट्रांग रहो और तुम्हें बहुत अच्छा करना है। अच्छा क्यों करना है? तो तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा करियर मिलेगा तुम्हारा। जब वो अच्छा हो जाएगा तो भैया तुम्हारे अच्छे घर में शादी हो जाएगी। उसको डे वन से पैदा लेती है उसको बता दिया जाता है तुम्हें शादी करना है और तुम्हें तुम्हें निर्वाह करना है, परिवार का पालन करना है। राइट। लेकिन क्या किसी बच्ची को कोई सिखाता है कि तुम्हारा क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोर्ट में आप जाइए, आपको मेंटेनेंस देना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेंटेनेंस दे दिया। पत्नी से कभी पूछा जाता है तुम्हारा क्या रोल है? यू आर गेटिंग 40,000, 50,000, 5,000 रुपी। कोई 1-1 करोड़ मांग रहा है, कोई 10-10 करोड़ मांग रहा है। इस केस में 1 करोड़ मांगा जा रहा था। क्या रोल कभी कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारा क्या रोल रहेगा इस फैमिली के लिए जिससे तुम 1 करोड़ ले रहे हो? ठीक है, तुम्हारा अधिकार बनता है, बट क्या तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कब होंगी? सिर्फ मेन ही रिस्पॉन्सिबल है, महिला क्यों नहीं है? हाँ। इसके ऊपर कभी क्यों नहीं चर्चा होती है? अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज और, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो मीडिया प्रोपोगेट करती है, दिस इज ऑल बीइंग प्रोपोगेटेड थ्रू सम वुमेन सेंट्रिक पीपल। वो प्रोपोगेट कराना चाहते हैं कुछ और मीडिया उसे फंस करके प्रोपोगेट कर जाती है। बट महिलावादी क्या देते हैं लोग? हाँ, महिलावादी हैं, वुमेन सेंट्रिक जो है, दे आर ऑल फेमिनिस्ट पीपल। फेमिनिस्ट। यस, दे आर नन अदर देन फेमिनिस्ट। तो महिलावादी होना क्या गलत है? क्योंकि महिलाओं के हक और अधिकार की बात। मैंने कभी ये बोला ही नहीं कि आप गलत हो, लेकिन द टॉक्सिसिटी दे इन्वॉल्व, जो उसमें जो उग्रता जो भरा हुआ है, वो आपके पारिवारिक संस्था को आज के डेट में खत्म कर चुका है। ज्वाइंट फैमिली में कोई नहीं रहना चाहता। मेरी बीवी है, पंगा लेती है, लड़ाई करती है, मेरा भाई बोलेगा भाई तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे केस का शिकार नहीं बनूंगा। तो आज तो पारिवारिक संस्था बिल्कुल टूट चुका है। सब लोग डरे हुए हैं। बूढ़े माता पिता भी बोल रहे हैं बेटा तू अलग रह ले। और ये भी अखबारों में निकाल देते कि संपत्ति से बेदखल कर दिया। हाँ, क्योंकि क्या करे वो? व्हाट ऑप्शन हैज लेफ्ट? आप तो एडवोकेट हैं, इस सब को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, सिस्टम में मैं सभी तरह के केसेस देखता हूँ और मैंने ये देखा कि बोलते रहिए। हस्बैंड साइड से जब हस्बैंड एक अपना केस लेके जाता है कोर्ट में या हस्बैंड उसमें डिफेंडेंट होता है तो कोर्ट का इनसेंसिटिव नजरिया होता है काफी। और सबसे पहले जरूरी है जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग हो कि बीइंग सेंसिटिव एंड बैलेंस्ड, जो कि वो नहीं है। जज पे आरोप लगा है बहुत बहुत कि जज ने जिस तरह से बात की अभी अतुल वाले केस पे, अतुल वाले केस कि जज के उसने खुद ही बोला है कि भाई जज ने मुझे ऐसे डील किया। उसने एक्चुअली वहां पे सुसाइड की बात हुई थी। हाँ। तो उसकी पत्नी बोलती है, हाँ। अतुल की पत्नी बोलती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, यहाँ कोर्ट में क्या कर रहे हो? हाँ। जज वहां हंसती है, मतलब ये हंस रही है, वो थोड़ा सा भी ये नहीं सेंसिटिविटी दिखा रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। वो वैसे ही परेशान है। और इस तरह की बात को कोर्ट में बोला भी नहीं जा सकता। कोर्ट को स्कोर्ड करना चाहिए, डांटना चाहिए था कि आप कैसे बोल रहे हैं। संज्ञान भी लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब संज्ञान का था प्रावधान क्या? वो जज भी उसको एंजॉय कर रहे थे, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है। सेंसिटिविटी है, हाँ। एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी। हाँ। उसके प्रति वो नहीं है, सद्भावना नहीं है। हाँ, बायस्ड एक अप्रोच हो। क्या लगता है क्या होना चाहिए? इमीडिएट क्या होना चाहिए जिससे ये कम से कम रुके? इमीडिएट रिलीफ क्या मिले पुरुषों को? देखिए, इमीडिएट रिलीफ जो है कमेटी। हाँ, इमीडिएट रिलीफ पे अभी हम बात कर रहे थे। हाँ। एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो जिसकी बात उठी भी थी। और क्योंकि जुडिशरी ने खुद अपने लेवल पर फैमिली वेलफेयर कमेटी को बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हुए उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था। 2017 की बात। 2017 की बात है। अब है क्या कि वुमेन सेंट्रिक तो कमेटी है, मैन सेंट्रिक नहीं। लेकिन हम कुछ और कहते हैं, जेंडर बायस ना हो के जेंडर न्यूट्रल कमेटीज होनी चाहिए, जो एक पूरे सिनेरियो को एक परिवार की भांति देखें और फिर उनके बीच में बातचीत करा के उन चीज़ों को समझ के एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है चीज़ों का, तो ज़्यादा रेट बढ़ेगा रीयूनियन का और डिवोर्स वगैरह कम होगा। ये जो आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं हस्बैंड के साथ, ये अपने आप कम हो जाएंगी।
लेकिन वो मतलब उसका परिवार को बचाने पे जोर होना चाहिए, ना कि तोड़ने पे। न कि तोड़ने पर। देखिए और दूसरा एक जरूरी है कि अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि जिसमें सिर्फ हस्बैंड को के प्रति प्रेजुडिस हो जाए और यही मान के चलें कि सारी जिम्मेदारी इसी की है। कई केसेस में मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी फीमेल क्लाइंट्स मेरे से नाराज हो गई मैट्रिमोनियल केस में, क्योंकि मैंने कहा कि जो आप डिमांड्स कर रही वो अनरियलिस्टिक है। दिस हाईली अनरियलिस्टिक, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं कोर्ट में नहीं कर सकता, तो फाइल मेरे पास से चली गई एंड आई वाज हैप्पी। नहीं, आपने तो अपना बिजनेस लॉस किया। लोग तो और ज्यादा बढ़ा के कहते हैं। आजकल तो एडवोकेट ऐसा कहते हैं कि भाई ये कम, ऐसी प्रैक्टिसेस तो बहुत कम देखने को मिलती है कि अपने क्लाइंट खो दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लेडी एक हस्बैंड को मतलब ये समझे कि तो पैसा कमाने की ये तो नैतिक जिम्मेदारी। और एडवोकेट की एक नैतिक जिम्मेदारी जरूर बनती है। आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, आप एक एक्टिविस्ट हैं, जी आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको? मेरा नाम विपिन एड्रियन मजूर है। मैं एक प्राउड मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ और आगे भी रहूंगा। इट्स एब्सोल्युटली शेम वी एज अ टैक्स पेयर, मैं ये नहीं बोलूंगा मेजॉरिटी ऑफ द मैन, ऑफ कोर्स वी आर अर्निंग हाउस होल्ड इनकम और अपार्ट फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस एज वेल, हम मैक्सिमम टैक्स देते हैं। तो हम उम्मीद भी करते हैं जुडिशरी से, एक सिस्टम से, एक हमारी एक ऐसी सिविक सोसाइटी हो जो एक हायर लेवल पे इस पर्टिकुलर चीज को एम्फेसाइज भी करे कि हम जो टैक्स पेयर और हमारी जो भी टैक्स जो हायर पोजीशन में बैठे हुए हैं वो उस चीज को उसी एम्पैथी से देखे, नजरिए को बायलैटरल टर्म्स में दोनों पक्षों के समानता की बात। एग्जैक्टली। एंड जब ये चीज होती है इट हर्ट्स, बहुत बुरी तरह लगता है। जिस पे बीतती है वही जाता है। एग्जैक्टली सिमिलर स्टोरी, मैं उनका नाम एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा, जब ये ऑपोजिट जेंडर के साथ होता है। तो अभी रिसेंटली किसी पायलट के साथ हुआ था, मैं उसका नाम अभी याद नहीं आ पा रहा मेरे को। तो ऑन द वेरी मोमेंट उसका बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया था। इट वाज अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म फॉर देम बिकॉज उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को इस तरह बना रखा है, दे आर यूज्ड टू इट, और इस पर्टिकुलर चीज पे हमारे सिस्टम का कोई अटेंशन नहीं जाता, व्हिच इज एब्सोल्युटली सिंबॉलिक थिंग। और द अदर एस्पेक्ट, जब मैं जज का रवैया देखता हूँ, मिस रीटा जो जज ऑनरेबल, वो बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, एंड इंस्पाइट शी बीइंग सच एन ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन व्हिच एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं जज की कुर्सी, शी इज अ न्यायमूर्ति, है ना। तो फिर उस पर्टिकुलर वे में जब वो इस चीज को एंजॉय करती है, राधा की वो इस पर्टिकुलर चीज को एम्फसाइज करे, हाँ, कि देखिए कि मैटर कितना वर्स है। एक जैसे मैंने बोला, एक सिविक सोसाइटी ना इतने मतलब मैच्योर होनी चाहिए, और उस पोजीशन में बैठने वालों को तो डेफिनेटली होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर चीज तो को ये एंजॉय आम किया आदमी जाता का है। भी है कि कोई सुसाइड करने की बात कर रहा है तो वहां पे उसको कंसोल करना है, उसको सेंसिटिवली लेना हमारी है ना। वीडियो में भी ऐसा कहता है ना, तो हम कहते हैं ये चीज गलत है, उसी समय काउंटर करना चाहिए। हाँ, एंड ये चीज वो तो जज है। हम लोग कहते हैं, अगर हमारे कई लोग बोलते हैं हमसे बाइट करके कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरी मांग नहीं मानी गई, तो हमने कहा हम इस बात को कहीं कतई सपोर्ट नहीं करते, हम उस समय उसको काटते हैं। तो ये एक जज जो कहते हैं कि इतना बड़ा, जिसे कहते हैं न्याय देने की बात होती है, न्याय तो क्या देंगे वो, अगर वो हंस रहे हैं या फिर वो उसका मजाक बना रहे हैं तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? उसको तो ऐसे ही लगेगा कि ये तो मेरे साथ देगा ही नहीं। तभी उन्होंने कहा कि गटर में मेरी अस्थियां बहा दी एग्जैक्टली, हाँ। और यही पर्टिकुलर रीजन है कि उसने अपने जो सुसाइड नोट या फिर वर्बली भी उसने ये चीज डिस्क्राइब किया कि तुम्हारी एटीएम सप्लाई खत्म। उनका सब्जेक्ट ही यही था कि भाई पैसे, मेरे पैसे अब से ही तुम्हारी पार्टी खत्म, तुम्हारी सप्लाईज खत्म। बदले में क्या रिस्पॉन्स आता है? तुम्हारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, व्हिच इज द वर्स्ट पार्ट। ही कमिटेड सुसाइड, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, विद अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस। he must have gone through very thoughtful process. He made 24 pages. ये आप क्या समझते हो, ये बलिदान है क्या? बलिदान नहीं है, ये बलिदान मतलब बलिदान नहीं। जैसे कहते हैं ना, जैसे देश के लिए कोई कुर्बान हो जाता है, इस बलिदान नहीं है ये। उसने, उसका मर्डर हुआ, क्यों उसका मर्डर हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा थोड़ा ना कि मैं अगर 5 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरा 5 लाख का खर्च ही है, फर्क वो नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है भाई अब मैं करूं क्या। हेल्पलेस, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। आप एनजीओ के पास ही जा रहे हैं, हमारे पास है ही का, व्हाट वी विल प्रोवाइड यू दैट बेसिक लीगल गाइडेंस। आपका केस तो मैं नहीं ले लूंगा ना, आपका केस आप ही को लड़ना है। सही बात। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो भुक्तभोगी रहे, आपके साथ घटना हुई, सबसे पहले इन ब्रीफ छोटे कम शब्दों में कि क्या घटना हुई आपके साथ, कैसे आप प्रताड़ित हुए, और फिर आप इस केस के बारे में क्या कहें?
नाम आप? मेरा नाम बब्बन है, एडवोकेट, और मैं भी इन सारे केसों से भुगता हुआ हूँ। एक्चुअल में इसमें होता ये है कि जब आपके अगेंस्ट जब आपकी वाइफ ही होती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सोसाइटी आपके ऑलरेडी अगेंस्ट आ चुकी होती है, आपको मान लिया जाता है कि आप क्रिमिनल हैं। सोसाइटी ने मान लिया, परिवार वाले तो ऑलरेडी टूट चुके होते हैं, क्योंकि परिवार वालों ऑलरेडी फेक केस लग चुके हैं, जबकि उनका कोई कहीं से कहीं तक उनका कोई लेना देना में कोई लेना देना कुछ होता ही नहीं। आप पर भी लग गया था? मुझ पे लगा था और मैं 15-20 दिन जेल में भी रह के आया हूँ। और वो भी कहाँ से ऑर्डर मिला ये समझिए, फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर मेरी दिया। शादी केवल 7 दिन चली थी। हाँ, ऐसा भी मैंने मैटर सुनने में आ रहा है कि 7 दिन चलती है और 40 लाख 50 लाख की डिमांड हो जाती है। मतलब ये तो अभी देखिए इस चीज को अभी डिस्कस कर रहे थे, पहले इनका आप ले लीजिए। हाँ, उसके बाद अभी वकील साहब बताते हैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज। मेरी शादी 7 दिन चली, 7 दिन में डिमांड हुई 20 लाख की। ठीक है, 20 लाख तो मेरा पास, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अभी लॉ की, वुमेन के पास इतने सारे लॉज हैं, शायद 50+ जो मेरी नॉलेज में है। उसके बाद 30 तो बीएनएस में ही है। उसके बाद भी ये सारे लॉ इतने जो हैं सारे घटनाएं वो कम क्यों नहीं हो रही? फेलियर कहाँ पे है? जब इतने सारे लॉज आपने बना रखे हैं, उसके बाद भी अगर उनका रिजल्ट देखा जाए, उनका जो कन्विक्शन देखा जाए, वो है ही नहीं। 498 में अगर देखा जाए तो कन्विक्शन होता ही नहीं। डीबी का रिकॉर्ड जो है, डीबी का एनसीआर में काउंट ही नहीं करते आप। भाई क्यों नहीं करते? आप पूरे 6-7 साल एक आदमी को हरेस करते हो, उससे पैसा उड़ाते रहते हो, और उसका आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आप रिकॉर्ड रखते ही नहीं। अब दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि ये जो सारा सिस्टम बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ब्लैकमेलिंग, सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग। मतलब आप अगर आपने गलती से शादी कर ली तो सबसे बड़ा गुनाह तो आपका आज के डेट में यही है कि आपने शादी क्यों करी, और आप एक एटीएम मशीन बन गया, लाइफ टाइम स्वैप होते रहोगे। हाँ, ये एटीएम वाली बात कहूँ, जो उन्होंने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं एटीएम नहीं बनूंगा, मेरे पैसे से मेरे खिलाफ ही नहीं लड़ाई होगी, ये बात हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह से कानून बन रहे हैं, जिस तरीके से हो रखा है, इससे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी जैसी संस्था को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि भाई शादी लोग करें ही ना, आगे शादी से इतना डर जाएं कि शादी ना करें और परिवार की कॉन्सेप्ट अल्टीमेट गोल यही है, ये व्यवस्था खत्म हो। क्योंकि जो मोटिव है, अगर आप बोलते हैं परिवार में अगर 10 लोग हैं, आप बोलिए कि एक बंदे को पूरा पावर दे दीजिए, यू आर दी होल सोल थिंग, एंड बाकी 9 लोगों को आप बोलिए तुम लोग एक साइड हो, क्या ये फैमिली चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। कहाँ रह गया? आप एक तरफ बोल रहे AK-47 आई एम हैविंग, दूसरा तरफ बंदा जो है बोल रहा है भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हाउ इट विल रन? ये नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं इन्हीं के बात को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहूंगा। ये जो आपने बोला कि शादी वाला कल्चर एक तरह के टूट रहा है हमारे इंडियन सोसाइटी से, जो हमारे रिच कल्चर है हमारी इंडियन सोसाइटी है, अतुल सुभाष जी ने ये चीज प्रिसाइसली मेंशन किया था अपने नोट में भी कि वोक आइडियोलॉजीज दे आर डेफिनेटली डिटेरियोरेटिंग आवर फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा जो कल्चर, फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ काम हो रहा है। तो ये वोक आइडियोलॉजी उन्होंने हाईलाइट किया है बहुत अच्छे टर्म्स में, इसको इग्नोर एज अ सोसाइटी हमें नहीं करना चाहिए। अरे एक चीज आपको मैं लाइव दे रहा हूँ, बब्बन जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर 98,000 रुपए को कब था पेमेंट करने का। सबसे पहली बात क्या थी कि इनको डेट ऑफ फाइलिंग से बनता है पेमेंट करने का, तो 90,000 जो भी 1 लाख रुपया मान लेते हैं वो था इनको देना, वो नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इनके पास जॉब नहीं थी, जॉबलेस हो चुके थे ये। पहली बार इनको अरेस्ट वारंट फैमिली कोर्ट ने इशू कर दिया कि तुम्हें जेल का ऑर्डर कर दिया, ये भाई साहब जाके इसको बचाए। दूसरी बार ये नहीं गए, इनको जेल भेज दिया गया, जेल के गेट से भाई साहब बचा के लाए फिर वहां से। तीसरी बार जब हम में से किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई, 15 दिन तक जेल में रह के आए, फिर भी उसके बाद भी कैसे उनको छुड़ना हुआ जब हम लोगों ने पेमेंट किया। इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो हम सब ने उधारी चंदा आपस में करके इनको बोला कि भैया यस, बीइंग एन एनजीओ, बीइंग ए फ्रेंड, आप जो कर लीजिए, हम लोग तो दोस्त ही हो गए, आप हमारे से 5 साल कनेक्टेड हो, वी आर अ फ्रेंड।
दिस इज द होल सिस्टम वर्किंग एंड 7 दिन के लिए। तो अभी ये चीज वकील साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि वकील साहब आप बताइए, 7 घंटे की भी शादी चल रही है, उसमें भी उसको उतने ही पैसे देने हैं, 7 दिन में भी उतने ही देने हैं, 7 साल में उतने ही देने हैं, 70 साल में उतने ही देने हैं, क्या ये सही है? तो अभी इनका आप व्यू पॉइंट समझिए। हाँ, आप कुछ कहिए, कंक्लूड करिए इसको, कह के आप कंक्लूड करिए। देखिए, मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा हरासमेंट है हस्बैंड का। वाइफ काम कर रही है, फिर भी उस पर मेंटेनेंस बन जाता है हस्बैंड के ऊपर, ये कहते हुए कि इसका स्टेटस इतना ही होना चाहिए जितना शादी के दौरान था। और कोर्ट कई बार ये नहीं दिखती कि ही इज नॉट अर्निंग, हस्बैंड इज नॉट अर्निंग, वो कुछ नहीं कमा रहा। कोर्ट का बड़ा ही इनसेंसिटिव एटीट्यूड होता है और वो मेंटेनेंस बांध देती है और एक्सोर्बिटेंट बांध देती है कई बार। तो सिर्फ उस महिला को एक बायस्ड एटीट्यूड होते हुए सिर्फ उसको हेल्प करना है। बेग बोरो स्टील, कोर्ट ने एक बार ऑर्डर भी दिया था, क्या? बेग बोरो स्टील मेंटेनेंस के बैक लिए। बार और स्टील कहीं से भी ला। अभी मैं एक यूट्यूब क्लिप देख रहा था। क्या फांसी लगाए या अपने आप किडनी बेचे या क्या करे? अभी मैं एक यूट्यूब क्लिप देख रहा था जिसमें जज साहब कहते हैं कि आप मेंटेनेंस का पैसा दो तब हम बच्चे की कस्टडी का इशू देखेंगे। रोकड़ा दो। अब ये बताइए कि कानून में कहाँ लिखा है कि बच्चे की कस्टडी मेंटेनेंस से रिलेटेड है? ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग बेस्ट इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर कस्टडी होती है ना, पैसे पे थोड़ी ना होती है। पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, वो एक मेन कंसर्न होता है बच्चे की। आप अब क्या कहना चाहते हो, अगर आप समराइज करो इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, हाँ, ये प्रोविजन होना चाहिए जो 7 दिन और 7 घंटे का है ना, पहले तो ये प्रोविजन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेहा वर्सेस यूनियन, नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा गाइडलाइन दे दिया, बट उसमें ये नहीं बताया कि भैया इनका बाइफर्केशन क्यों नहीं किया। आपने हस्बैंड का इनकम एक्सपेंडिचर हर चीज मांग लिया, जमीन जायदाद हर चीज मांग लिया। महिलाएं गलत फाइलिंग करती हैं, आप कभी ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? अभी 3 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो फर्स्ट केस था 498 का। बिलीव कीजिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन मल्टीपल हाई कोर्ट ने किया है, मल्टीपल टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, बट एक बार भी सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में इतना कमजोर हो रखा है कि वो कोई स्टेप नहीं ले सकता है? बहुत एक सुप्रीम कोर्ट को इतना संवेदनशील मुद्दा हो रखा है, डबल सुसाइड हो रहा है। इंडिया सबसे हाईयर रेट है सर सुसाइड में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में हो रहा है। उसके बाद भी देयर इज नो सुसाइड प्रिवेंशन, देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ इवन मेंस राइट एज अ राइट, देयर इज नो रिकॉग्निशन। लेकिन एक चीज मैं सुप्रीम कोर्ट हाईली इंसेंसिटिव। सुप्रीम कोर्ट की प्रेज करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है ट्रांसफर पटिशंस में, जहां पर वो सिर्फ वुमन की बात सुन के, वाइफ की बात सुन के इमीडिएट ट्रांसफर नहीं कर रही। अब वो टाइम चला। अच्छा, पहले बता। हाँ, पहले करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू, मतलब कुछ ना कुछ तो लोग अपने आप से, कानून तो है लेकिन खुद अपने आप से संज्ञान लेकर, जैसे कि अब गिरफ्तारी तुरंत नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें अब इसकी ड्रॉबैक्स आ रहे हैं जिसको रोकने के लिए ये परकोलेट करना चाहिए नीचे तक, जुडिशरी जो ग्राउंड जुडिशरी वहां तक, या फिर नया कानून कोई आना चाहिए जो रिफाइंड होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा रिफाइंड। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ क्या है? हमारा जो डिमांड है, फिनिश कर। हमारा जो डिमांड है, हमें जेंडर न्यूट्रल, जैसा कि सर ने बोला, जेंडर न्यूट्रल कमेटी चाहिए, वीमेन सेल नहीं चाहिए, जहां पे कि मेन वुमेन दोनों की बातें हो। चाहे वो रेप केस हो, वो भी वहां जाए, उसको देखा जाए कि ये झूठा है रेप केस है। हम 10 साल लिविंग में रहते हैं, 11वें साल में जाकर के बोल देते हैं मेरे साथ रेप हुआ। पहले तुम पैदा लेकर के अभी तक बच्चे ही थे क्या? 10 साल तक तुम्हारे साथ जो है फिजिकल कंसेंसुअल रिलेशनशिप रहा, उसके बाद भी तुम आकर के बात करते हो कि मेरे साथ रेप हुआ है। क्या तुम बच्चे दिमाग के हो क्या? आर यू स्टिल 10 साल तक रहते रहे और अचानक रेप हो जाता है। रेप हो गए, चाहे फैमिली डिस्प्यूट हो गए, जो कि हाईली सेंसिटिव है। मेन एंड वुमेन का रिलेशनशिप सोसाइटी के लिए हमेशा से सेंसिटिव है। विदाउट मेन एंड वुमेन यू कैन नॉट इमेजिन फॉर ए फैमिली और ए सोसाइटी एज वेल। महिलाओं का अलग रहेगा, पुरुषों का अलग रहेगा, आप सोसाइटी नहीं फॉर्म कर सकते। झगड़ा हो तो दैट रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन, दैट ट्रस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन should be taken very sensitively, and government is ignoring this fact. आप कुछ कहना चाहें? अरे मेरा ये है कि जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, इसमें सबसे पहले तो वही पैसे वाली बात हो जाती है कि भाई आप पैसे दो तो ये होगा। उसके बाद ये जो चलता है, सबसे पहले तो आदमी को स्वाइप करने के, हर महीने आप स्वाइप करते रहो और वाइफ को देते रहो। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आदमी ही कमा सकता है, औरत पैसा नहीं कमा सकती?
शादी के बाद कहा जाता है कि हस्बैंड की पूरी जिम्मेदारी है वाइफ को मेंटेन करे। क्या वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती? दूसरी बात, मैन आदमी को प्रेशराइज किया जाता है कि आप इसके लिए सारे खर्चे उठाओ। आप हम पे उसकी जिम्मेदारी तो डाल रहे हो, आप उसको क्या जिम्मेदारी देते हो कि एज ए वाइफ तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है अपने ससुराल वालों के प्रति, या अपने पति, या अपने देवर, या अपनी सास के मतलब प्रति? सपोर्ट अधिकार की दिलवाओ, बात हो रही है, कर्तव्य की बात नहीं हो रही। की कुछ बात नहीं हो लिमिटेड रही है। टाइम हाँ, के क्या लिए आप होता है, सपोर्ट दिलवाओ ना। उसके बाद आप भी permanent एलिमिनेट जब दिलवा सारा कुछ हो जाता है, ठीक है ना, जो पिछले जो आदमी ड्रामा करता है 5-6 साल पैसा देता रहता है, उसके बाद भी जब आदमी बेगुनाह हो जाता है, फिर उस लड़की का क्या? उसके बाद भी क्या होता है? फिर भी मेंटेनेंस राइट है उसका। ये जो सुभाष जी वाले केस में हुआ है, आदमी क्या करता हो? सोसाइटी में गया, वहां भी नहीं सुनी, कोर्ट में गया, वहां भी नहीं एक तो सुनी। केस ऐसा था कि लड़की भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और पूरी फैमिली को जेल हो जाती है, और बाद में पता लगता है कि वो अपनी कंसेंसस से गई थी और समाज ने उसे सम्मानित भी कर दिया। 2 साल तक जेल में रहा 2 बंदा, साल तक जेल उसको में रहा, और मारने- समाज उस मारने के- लड़की को दुर्गा बनाकर और इस हाँ। तरह से उसको सम्मानित करते रहे, और हाँ। बाद में पता चला कि वो तो खुद ही भागी थी। तो मैं तो सुभाष जी वाले केस में तो यही कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और ये जुडिशरी डेथ है।